नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 20 जुलाई का जो है करंट अफेयर हम सब साथ में मिलकर देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत ने रुद्रम फर्स्ट या रुद्रम जो फर्स्ट है वो मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है, ये आपसे पूछा गया है। रुद्रम फर्स्ट जो है उसकी बात चल रही है और ये किस प्रकार की मिसाइल है ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस, सेकंड ऑप्शन है एयर टू सरफेस, तीसरा ऑप्शन है एयर टू एयर, फिर चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों, ए और बी दोनों। चलिए बताइए इसका आंसर अगर आपको पता है। रुद्रम फर्स्ट जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है, वायु से सतह पर कमांड करने की, या सतह से सतह पर, या फिर वायु से वायु में कमांड करने की, या फिर इनमें से दोनों, ये ऑप्शन हो सकते हैं। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो एयर टू स्पेस, मतलब इसका क्या मतलब है कि जो वायु से लेके वायु से जो कमांड करती है सतह सतह पर, ठीक है। तो ये जो रुद्रम फर्स्ट है एयर टू स्पेस जो है या सरफेस जो है वो इस पर काम करती है। अब क्या भाई, ये जो रुद्रम फर्स्ट है वो किसने तैयार की है, किसने लॉन्च की है, या किसने उसका संरचना तैयार की है, वो हम देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO क्या है भाई, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका इस संस्था का फुल फॉर्म है। ने हाल ही में पहली स्वदेशी, ये याद रखना है, वेरी मोस्ट है भाई, रुद्रम फर्स्ट जो है स्वदेशी एक मिसाइल है हमारे भारत की, एंटी रेडियंस मिसाइल जो भाई रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। किसने परीक्षण किया है भाई, DRDO ने, ठीक है। चलिए यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये हवा से जमीन पर जो है मार करती है, जो मैंने आपको बताया। कमांड किसको करती है, वायु से भाई वो सतह को या सरफेस को कमांड करती है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए किया गया है, वायुसेना के लिए ये डिजाइन की गई है। चलिए इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30M के फर्स्ट फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया गया, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो आप याद रखेंगे रुद्रम फर्स्ट जो है वो हमारे भारत की स्वदेशी मिसाइल है, और जो है भाई ये किसने इसका परीक्षण किया है, और इसकी संरचना में किसने थोड़ी बहुत संरचना तो किसी और ने बनाई होगी, स्वाभाविक सी बात है, पर ये जो इस संस्था ने संरचना में भी इसकी हेल्प करी है, और इसका परीक्षण भी उसी ने किया है। परीक्षण किसने किया है, DRDO, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखें। अब सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, नीति आयोग, UPSC, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है भाई नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है इसकी स्थापना की है या इस अभियान की शुरुआत की है, संपूर्णता अभियान। ये 4 जुलाई को स्टार्ट हो गया था और 30 सितंबर तक ये जो है चलने वाला अभियान है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हो गई थी, ठीक है। तो नीति आयोग हम देख लेते हैं, पहले स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना। मुख्यालय जो है नई दिल्ली, अध्यक्ष जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी, और जो भाई CEO हैं BVR सुब्रमण्यम जो है भाई इसके CEO हैं। अच्छे से याद रखें नीति आयोग, अच्छा एक आपको क्वेश्चन कभी भी बन सकता है तो आप याद रखें। नीति आयोग ने देश भर में महत्वाकांक्षी जिलों और महत्वाकांक्षी ब्लॉकों में 30 सितंबर तक चलने वाली 3 महीनों लंबा, ये 3 महीने तक, जुलाई से सितंबर तक 3 महीने लंबी चलने वाली ये संपूर्णता अभियान है, ठीक है। नाम अच्छे से याद रखें, संपूर्णता अभियान और नीति आयोग, इसको संबंधित करके रखें जिससे आप याद करने में आपको सहायता होगी। स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को भाई 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 2024 तक 3 महीने की ये लंबी एक अभियान चलाया गया है, जो नीति आयोग ने चलाया है। उसका नाम क्या है, संपूर्णता अभियान, 4 जुलाई से 30 सितंबर तक, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य क्या है, ये इसका बहुउद्देशीय
एक अभियान है, शिक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सामाजिक सुधार से संबंधित, ये सब जो है भाई ये किससे संबंधित है, संपूर्णता अभियान से, और ये नीति आयोग ने चलाया है। और नीति आयोग का जो भाई फुल फॉर्म है उसका नाम क्या है, नीति आयोग का हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म है नीति आयोग का। अब भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, हांगकांग, दूसरा है लंदन, फिर है वियना, फिर है सिंगापुर। बताइए इसका आंसर जो है भाई प्रवासियों के लिए सबसे महंगा, दूसरी जगह रह के जाने में भाई वहाँ आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, रहोगे भी तो वहाँ पर सबसे महंगा जो है भाई रहने खाने पीने सबका खर्चा जो है वो सबसे महंगा है। वो पूछा गया है कहाँ पर महंगा है, तो भाई हांगकांग। भाई कहाँ पर, भाई हांगकांग में ये सब ऐसा जो है सबसे महंगा है। और दूसरे नंबर पे कौन है भाई, सिंगापुर। दूसरे नंबर पे कौन सा शहर है भाई, सिंगापुर। और तीसरे नंबर पे जो है स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख, क्या है तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, और चौथे नंबर पर जो है जिनेवा। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या है भाई, जिनेवा है, और तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड का एक स्थान है, और दूसरे नंबर पर सिंगापुर, और फर्स्ट नंबर पर जो है हांगकांग। ये जो है सबसे महंगे शहरों की लिस्ट है। ठीक है, जहाँ पर रहना खाना या प्रवासियों के लिए महंगा है। और बाकी, और ये कौन सी रैंकिंग के द्वारा दिया गया है, ये हमने पढ़ लिया है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार। ये एक रैंकिंग है, उसके अनुसार ये पता चला है कि हांगकांग फर्स्ट पे है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, फिर भाई ज्यूरिख है, और फिर जो है भाई अपना जो है ये अपना जिनेवा। ये सबसे महंगे शहरों में से, प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहरों की रैंकिंग में ये चौथे नंबर पर या 4 में आए हैं। ठीक है, और सबसे कम जो महंगे हैं, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम पैसा जहाँ रहने खाने का लगता है, तो वो कौन सा है भाई, नाइजीरिया का है। नाइजीरिया की जो है अबुजा। ठीक है, नाइजीरिया का एक शहर है अबुजा वो, और नाइजीरिया का एक और शहर है लागोस, यहाँ पर सबसे कम खर्चा होता है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, डिक सूप, दूसरा ऑप्शन है कीर स्टारमर, फिर है मसूद पेजेंस्कियान, फिर है चौथा ऑप्शन आशिफ अली जरदादी। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनको देख के अगर आप इनको जानते हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। मसूद पेजेंस्कियांग, ये अजीब अजीब से नाम होते हैं। ईरान के जो भाई नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने, सॉरी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने नियुक्ति ली है। आपने देखा होगा कि राइसी हमने पढ़ा था, इब्राहिम राइसी जो है ये ईरान के भाई जो प्रमुख थे। और हमने पहले पढ़ा है कि एक प्लेन क्रैश हो गया था, उसके अंतर्गत जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो है भाई अब इसके राष्ट्रपति के रूप में अब कौन नियुक्ति ले रहे हैं, उनका नाम क्या है, पेजेश्कियान। ठीक है, पेजेश्कियान जो है वो इसके ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति ली है। बाकी कुछ जानने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता इसमें है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी बनते नहीं हैं। सिर्फ हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ईरान के राष्ट्रपति नए कौन बन गए हैं, जो हमने पढ़ लिया है। और जो है इब्राहिम राइसी जो है वो पहले थे और उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है प्लेन क्रैश होने के कारण, तो वो जो पहले थे अब ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कुछ जानने की। फालतू पढ़ना कोई मतलब नहीं है, पढ़ो तो कुछ अच्छा पढ़ो जो हमारा उपयोगी हो। तो ईरान जो है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। क्या है, तेहरान। और मुद्रा क्या है, ईरानी रियाल। क्या नाम है, ईरानी रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। अब पांचवा क्वेश्चन है, 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी। इसके ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। बताइए इसका आंसर। पाकिस्तान 2025। ठीक है, चैंपियन आईआईसी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में 2025 में खेली जाएगी। इसके लिए मैच जो है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। और जो है भाई हमारे भारत का जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है भारत, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसने जो है वो अभी विचार कर रहा है कि इस
पर जो है प्रतिक्रिया दें कि नहीं दें, या आगे कोई काम बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, अभी संशय में है, क्योंकि यह पाकिस्तान में होने वाला है 2025 में। चलिए, तो अगला आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रूप में खेला जाएगा। ठीक है, तो जो है पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया 25 में पाकिस्तान इसकी मेजबानी करने वाला है। और हमारा जो बोर्ड है भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI, वो जो अभी संशय में है किसका दौरा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में होने वाला है। चलिए, छठवा क्वेश्चन है, हम इससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, हाल ही में जो अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, उसका 15वां संस्करण था। और भाई हमारा भारत जो है उपविजेता रहा था, ये आप सभी को पता है। और इसका जो भाई विजेता रहा है वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता, अंडर-19 की बात चल रही है। उपविजेता कौन रहा है? भारत। और विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अभी हम देखते हैं कि IIC कि हॉल ऑफ फेम, ये तो 10 बार पढ़ लिया है। IIC हॉल ऑफ फेम में जो है हमारी भारतीय क्रिकेट की महिला डायना एडुलजी जो है इसमें अंकित हो चुकी हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2024 ये भी हमको पता है कि किसने जीत लिया है भाई, भारत ने इसको जीत लिया है। साउथ अफ्रीका जो है रन अप रहा था। और ये होस्ट किसने किया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है उसने होस्ट किया था। USA प्लस वेस्ट इंडीज। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने ये मेजबानी इसकी की थी। अब हम कुछ और ये भी देख रहे थे जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। ICC जो है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, ये अच्छे से याद रखें, 1909 में। ये जो एक संस्था है जो क्रिकेटों का पूरा देखती है कैसा क्या करना है। ICC आपने देखा हो, IC का कप होता है, तो वो ही एक संस्था है जो क्रिकेट पूरा ऑल ओवर हर विश्व में जो है वो इसी क्रिकेट जो गेम है उसको निर्णायक रूप से देखती है या उसका प्रबंधन रूप से देखती है। वो कौन देखती है? ICC। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका मुख्यालय दुबई। कहाँ पर है भाई? इसका मुख्यालय दुबई में। और इसके अध्यक्ष जो है ग्रेग बारकले जो है इसके अध्यक्ष के रूप में अभी हैं। और ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लिखा है तो पढ़ लो कि जो 23 उसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात भाई, और इसका जो संस्करण हुआ था वो 13वां संस्करण था। ठीक है, 23 की बात चल रही है गुजरात में, और इसका संस्करण 13वां था। अब भाई छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, सिद्धांत मोहंती, फिर है भाई संदीप बख्शी, शक्तिकांत दास, अतुल कुमार गोयल। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है सिद्धांत मोहंती जो है, इनके जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में तैनात हो गए हैं किसके? LIC। ठीक है, LIC ने अपने अध्यक्ष, ये एक बीमा कंपनी है, ठीक है, LIC ने अपने अध्यक्ष सिद्धांत मोहंती को प्रबंध निर्देशक या MD के मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया है। इसका मतलब एक बार फिर से लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से इस पद पर आए हैं। पहले भी इन्होंने ये पद पर कार्य कर चुके हैं, प्रबंध निदेशक के पद पर। ठीक है, चलिए, और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। और 2024 ये मार्च 2024 तक 52.52 ट्रिलियन के मूल्य पर भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। आप सभी को पता है, हमने जब भी कभी बीमा करवाया है तो LIC का नाम सबसे पहले आता है। तो सबसे बड़ी बीमा कंपनी जो है वो कौन सी है? LIC। चलिए, 7वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में भगवत गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है? और ये बहुत अच्छी पहल है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है, बच्चों को जानना चाहिए। और जो कॉलेज में आ जाते हैं उन लोगों की भी गीता के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे जो है जीवन सरल हो जाता है। अब ऑप्शन आपके सामने है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है भाई वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो है ये एक पहल चालू होने वाली है, जो भगवत गीता को जो है उसमें पाठ्यक्रम को इंकित करने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। जो
2025 में ये भगवत गीता अध्ययन में जो है एक नई AM पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस पूरी एक प्रणाली या इस सिस्टम को चालू करने एक नाम क्या रखा गया है, हम नाम देखते हैं। ये एक अध्ययन की एक वो है, तो हम इसका नाम क्या रखा है, AM भगवत गीता अध्ययन। ठीक है, इसको जो है पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा, किस नाम से, AM भगवत गीता। चलिए ठीक है, ये लिखा है AM भगवत गीता स्टडीज, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, MABGS। ठीक है, MA भगवत गीता स्टडीज, इसको प्रयोग किया जाएगा किसमें भाई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इसको पाठ्यक्रम के रूप में लिया जाएगा। पाठ्यक्रम जुलाई 2024 में शुरू होगा, 2024 जुलाई में ये शुरू हो गया होगा, अंकित कर दिया होगा 2024 में। और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से ये पेश किया गया। किसके माध्यम से इसको पेश किया गया है, ओपन एंड डिस्टेंस, सॉरी मैं डिफेंस बार बार मैं रक्षा मंत्रालय के उधर चली जाती हूँ या फिर मैं सेना के उधर चली डिफेंस पढ़ रही हूँ उसको, पर क्या है, ओपन एंड डिस्टेंस, ठीक है, लर्निंग के माध्यम से इसको चालू किया गया। किसको चालू किया, MA गीता जो भागवत गीता है उसको जो कंप्लीट करने का जो जिम्मा लिया है वो किसने लिया है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ने। चलिए 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत को किस देश ने से 25,000 AK-203 असॉल्ट राइफल मिली है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए भैया। गलत है, सेकंड नहीं, रसिया, रूस। ठीक है, भारत को किस देश से जो है भाई AK-203 जो है वो असॉल्ट राइफल मिली है, वो रूस ने मिली है। भारत और रूस का एक संयुक्त रूप से कार्यक्रम चल रहा है, वो एक बैच कंप्लीट किया गया है, उस बैच का पहला जिम्मा दिया गया है रूस के द्वारा भारत को। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, भारत को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी, कहाँ पर भाई, अमेठी। ठीक है, अमेठी बड़ी चर्चाओं में रहती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहां से जो है हमारी स्मृति ईरानी हार चुकी है, अमेठी। ठीक है, वही अमेठी की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश अमेठी। हथियार कारखाने में, अमेठी में एक हथियार कारखाना है, उसमें रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित जो है भाई 35,000 उन्नत राइफल का पहला बैच भारतीय सेना को दिया गया है। तो ये आपको पता चल गया है, भारत और रूस का जो है संयुक्त एक कार्यक्रम अमेठी में चल रहा था। हथियार एक जो है कारखाना वहां पर है, उसका एक बैच तैयार किया गया राइफलों का, और वो पहला बैच जो है वो भारत को सौंप दिया गया है। AK-203 राइफल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मास्को यात्रा से पहले भारतीय सेना की नई रूसी तकनीकी से निर्मित ये भारतीय जो रूसी सेना की ये जो राइफल तैयार की गई है रूसी एक तकनीकी से की गई है, और जो है AK-203 ऑटोमेटिक राइफल मिली है, ये जो रूसी तकनीकी से तैयार की गई है, जो हमारी भारत को ये मिल गई है। अब भाई रूस की राजधानी मास्को है और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल, जो इसकी मुद्रा है, आधिकारिक भाषा रूसी है, और इसके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, क्या नाम है, मिखाइल मिशुस्टिन जो इसके प्रधानमंत्री हैं, और व्लादिमीर पुतिन जो है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके राष्ट्रपति पुतिन जी हैं, व्लादिमीर पुतिन। अब लास्ट से पहला क्वेश्चन है भाई, 9वां क्वेश्चन है भाई, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कहाँ शुरू हुई है। आप सभी को पता होगा ये तो, ठीक है, सभी को इसके बारे में नॉलेज होगी। जगन्नाथपुरी में जो होता है भाई, ये जगन्नाथपुरी कहाँ है भाई, ये उड़ीसा में है। तो इसका आंसर भी मैं बिना ऑप्शन बोले ही आपको बता दे रही हूँ, उड़ीसा में इसका जो है इसकी जो यात्रा शुरू हुई है। कृष्ण भगवान, बलराम जी और सुभद्रा जो एक जोड़ा है, उनकी यात्रा निकलती है। ठीक है, तो जगन्नाथ और ये जो सुभद्रा जो सुदर्शन विश्व में प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू की गई है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पर उड़ीसा की अभी पहले राजधानी देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन, देखिए भाई मुख्यमंत्री बदल चुके हैं उड़ीसा के। ठीक है, राजधानी तो भुवनेश्वर है, पर इसमें जो है अपडेट नहीं किया है, ये पुरानी स्लाइड रख दी है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री अभी मोहन चरण मांझी, हाँ मोहन चरण मांझी जो है भाई अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसको काट के लिख लो, मोहन चरण मांझी। ठीक है, हाँ। अब इसके राज्यपाल जो है रघुवर दास जी जो इसके राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में नेशनल पार्क हैं। झील कौन सी है, चिल्का झील बहुत प्रसिद्ध है भाई, लैगून झील जिसको हम बोलते हैं। चलिए अब क्या है भाई,
करंट अफेयर से कुछ उड़ीसा के बारे में कुछ बातें हैं वो हम देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू करी है उड़ीसा सरकार ने? मो जंगल जामी। क्या नाम है? मो जंगल जामी, याद रखें आप, ठीक है। ये बिरसा मुंडा वैसे तो झारखंड से संबंधित हैं, पर अब जो हम बड़ा हॉकी स्टेडियम अगर पढ़ेंगे, कहीं पर आ गया कि सबसे बड़ा भारत में हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और ये कहाँ पर स्थापित है? उड़ीसा में। चलिए, और मो जंगल जामी योजना भी उड़ीसा में ही शुरू की गई थी। धानु यात्रा महोत्सव और नुवा खाई महोत्सव जो है वो उड़ीसा में संपन्न किए जाते हैं। धानु और कौन सा है? नुवा, ये जो है महोत्सव उड़ीसा में किए गए। और संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया, जो उड़ीसा में है भाई। समलेई मंदिर परियोजना का भी उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। हाँ, 10वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इंडोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, रूस। बताइए इसका आंसर। 51,200 वर्ष पुरानी जो है गुफा की एक पेंटिंग मिली है, वो कहाँ पर मिली है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में मिली है। अब ये वाली बात हमारे सामने आती है कि हम इतनी पुरानी चीज़, हम समय कैसे पता लगा लेते हैं कि ये इतने साल पुरानी है। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिख रहा है कि 51,200 वर्ष पुरानी, तो इसका एक तकनीकी है, आप सभी को पता है, कार्बन, ठीक है। हाँ, कार्बन डेटिंग, भैया ने सही बता, कार्बन डेटिंग जो विधि है उसके द्वारा, पर जो आप वो दूसरी बता रहे हो वो अलग। हाँ, ठीक है, पर अभी जो है भाई कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है इसको पता लगाया गया। और ये कितने साल पुरानी है भाई? 51,200 वर्ष पुरानी जो है ये पेंटिंग हमको इंडोनेशिया में मिली है। इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुरानी जो है हमको गुफा पेंटिंग मिली है। अब भाई इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? इंडोनेशियाई रुपया जो है इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति जो है प्रोवोबो सुबियांतो जो है इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसको हम एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, कौन सा द्वीप है भाई? ये याद रखें, इंडोनेशिया का सुलावेसी द्वीप पर जो है भाई एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृति जो है वो मिली है। और कितने साल पुरानी है? 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है, जिसमें थोड़ा धुंधला सा कुछ सुअर या मानव की कुछ प्रति जो चित्र हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला है ये, अब जो इसी रिकॉर्ड के साथ जो है ये सबसे पुरानी गुफा कला हो चुकी है, ठीक है। और कुछ पढ़ने की आवश्यकता इसमें है नहीं। और आज का जो है करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।